हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डबल कोचिंग क्लासेस में। और 100 बेस्ट एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। आज तीसरा लेक्चर है और पीछे हमने दो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन्ड आपको किया है और आपने अच्छे से उनको नोट डाउन किया होगा और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में। आज के लिए आपके पास आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। इसमें पूछ रहा है कि द रीजन फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज, मतलब जो वर्षा की बूंद होती है उसका गोलाकार होने का रीजन क्या है। क्या फ्लूइड की डेंसिटी मेजर करती है, मैटर करती है ना। क्या फ्लूइड की डेंसिटी की वजह से ये गोलाकार शेप का है, या फिर सरफेस टेंशन की वजह से है, पृष्ठ तनाव की वजह से, या फिर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या फिर ग्रेविटी से। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। और ये 23वां नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे देखिए होता क्या है। जो वाटर होता है, वाटर की एक क्या प्रॉपर्टी होती है। जो वाटर होता है, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें पृष्ठ तनाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन इसमें पाया जाता है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होने का मतलब क्या है कि जो सरफेस है ना उसके उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाना। टेंशन क्रिएट हो जाने का मतलब क्या है? उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाना। और ये तनाव कब उत्पन्न होता है? देखिए इस तनाव के उत्पन्न होने के पीछे, जैसे मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि इस तनाव के पीछे जो भी कारण है जिम्मेदार, वो है कोहेसिव फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, कोई सी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई सी फोर्स क्या होता है कि एक ही प्रकार के जो मैटर है, एक ही प्रकार के जो अणु हैं किसी भी पदार्थ के अंदर, एक ही जैसे अणु होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं, है कि नहीं। तो एक ही जैसे अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है इसको कहा जाता है आकर्षण। इसको ये एक टाइप का आकर्षण बल है, और जिसको कहा जाता है ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। और जो अलग अलग अणुओं, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स है उसको कहा जाता है कोहेसिव एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स या हम इसको कहेंगे आसंजक बल। ठीक है। तो यहाँ पे रियल में होता क्या है, जैसे ये वाटर की एक ड्रॉप है, वाटर की एक ड्रॉप में क्या होगा, बहुत सारे इसके पार्टिकल्स अंदर की तरफ होंगे, बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल होने की वजह से ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक आकर्षण बल लगाएंगे। एक आकर्षण बल लगाएंगे। जैसे कोई सेंटर में अगर कोई एक पार्टिकल है तो इस पे बहुत सारी डायरेक्शन से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। तो वैसे ही पानी की जो बूंद होती है ना, बूंद बूंद में बहुत सारे ऐसे कण बाहर भी होंगे, बिल्कुल जो सरफेस बना रहे होंगे इसकी। तो इन सरफेस के कणों पे भी जो फोर्स लगता है वो कहाँ की तरफ लगता है? अंदर की तरफ लगता है। और इस कारण से ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ सिकुड़ना चाहता है, अपनी आकृति को कम से कम करना चाहता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ससंजक बल है। ससंजक बलों के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है किसी भी पृष्ठ के, किसी भी सरफेस पे, जैसे वाटर का सरफेस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सरफेस डेंसिटी, सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन की वजह से जो बूंद है वो गोलाकार होती है। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है क्या कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, यानी पलायन वेग पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा। अब पलायन वेग क्या होता है? पलायन का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, पहाड़ों से ये लोग पलायन कर रहे हैं और कहाँ चले जा रहे हैं? मैदानों में चले जा रहे हैं। तो एक टाइप का पलायन ही है ये, है ना। लेकिन ये थोड़ा एक ऐसा प्लान है ना कि अगर कल के दिन, जैसे आज कोरोना है तो कोरोना के चक्कर में अब लोग अपने घरों को फिर से लौट रहे हैं, या फिर कई लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन भी कर दिया है कि अपने घरों में रोजगार के धंधे अपने लिए उत्पन्न कर दिए ताकि बाहर ना जाना पड़े। तो ये एक टाइप का परमानेंट पलायन हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन यदि हम अर्थ के केस की बात करें तो वहां पे जो पलायन होगा वो परमानेंट होगा। रियल में होगा क्या, जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ का अपना एक मास है और अपने इसी मास के कारण इसमें एक ग्रेविटेशनल पावर होती है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके थ्रू ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि अब उसकी रेंज उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर है तो उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बड़ा टुकड़ा है ऊपर से, और जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है।
तो जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक रेंज तक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आपके पूरे कॉस्मोस में है, पूरे ब्रह्मांड में है, उसकी एक लिमिटेड रेंज है। फोर्स है तो फोर्स की एक रेंज तो होगी, है ना। और इस फोर्स की रेंज होती है एक फिक्स रेंज। अगर इस रेंज से बाहर कोई भी अगर आपने पदार्थ फेंक दिया तो ये कभी भी पृथ्वी के सरफेस पे नहीं गिरेगा। इट मीन्स पृथ्वी उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगी। तो ये बोल रहा है कि क्या वेलोसिटी रखें उसकी, एक कोई पदार्थ है उसकी वेलोसिटी हम क्या रखें ताकि वो यहाँ से जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना इससे बाहर निकल जाए। तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी पदार्थ को, यदि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए परमानेंटली उसको बाहर करना चाहते हैं, उसका पलायन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस पदार्थ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए पृथ्वी से आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको बाहर की तरफ फेंकना होगा। तब जाके वो आपके ग्रेविटेशन, पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा और फिर से वो पृथ्वी पे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो द स्क्वायर वेलोसिटी फॉर द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रहेगा ये अच्छी से, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम द रिवर। अच्छा, जब कोई जहाज जो है नदी से समुद्र में जाता है तो वह क्या ऊपर उठ जाता है, नीचे और नीचे घुस जाता है, या उसी लेवल पे बना रहता है, या समुद्र के तल पर चला जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए, आपके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या है कमेंट में लिखिए और मैं अपने हिसाब से मैं बता देता हूँ। देखना, ये है रिवर और ये है आपका समंदर। ठीक है, पेन चेंज कर लूँ? बोलो। चलो कर लेते हैं यार, ये पानी जैसा कलर ये रहा। ठीक है, ये नदी है, नदी में क्या होगा? पानी बह रहा होगा। और ये पानी कैसा होता है? जो रिवर वाटर होता है वो हमेशा पीने योग्य होता है, हम इसको पी सकते हैं। ठीक है ना, ड्रिंकेबल वाटर होता है ये, एकदम साफ पानी होता है। लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई, लेकिन रियल में साफ पानी ये है नहीं। आजकल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया रिवर्स को। तो लेकिन जो साइंस कहता है वो तो हमें मानना पड़ेगा। तो ये है रिवर, रिवर में साफ पानी रहता है। साफ पानी रहने का मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, किसी भी टाइप के लवण इसमें नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें समंदर की तो समंदर में बहुत सारे, समंदर में क्या होता है? समंदर का पानी कैसा होता है? खारा। खारा होने का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। अच्छा, जब भी किसी भी पानी में, किसी भी वाटर में जब लवण पाए जाते हैं जितनी ज़्यादा, तो वो लवण क्या करते हैं, जो सॉल्ट होते हैं ना, वो सॉल्ट क्या कर देते हैं, डेंसिटी को बढ़ा देते हैं वाटर की। वाटर की जो डेंसिटी होती है ना उसको ये बढ़ा देते हैं। कौन? सॉल्ट। अब यहाँ के पानी की, यहाँ के पानी में तो सॉल्ट ज़्यादा है, इसका मतलब जो यहाँ का पानी है, यहाँ का मतलब कहाँ का? समुद्र का पानी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लवण ज़्यादा है। और जो पानी है आपका कहाँ का? रिवर का। रिवर के पानी में तो लवण बहुत कम है। लवण के, सॉल्ट के बहुत कम होने की वजह से तो जो डेंसिटी इस वाटर की होगी वो भी कम होगी। अब देखना, जिस वाटर की डेंसिटी जितनी कम होती है उसमें कोई पदार्थ उतनी ही ज़्यादा डूबता है। ठीक है ना। तो जैसे ये है रिवर, रिवर में कोई जहाज चल रहा है, रिवर में कोई क्या कर रहा है? जहाज चल रहा है। और ये जो जहाज है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये जहाज क्या करेगा? लवण कम है, पानी की डेंसिटी कम है, इसीलिए इसमें हल्का डूब जाएगा, अंदर डूब जाएगा। माना फॉर एग्जांपल इसका इतना लेवल डूब जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एंटर करेगा कहाँ? समुद्र में चला जाएगा। तो समुद्र में जाने की वजह से ऑब्वियसली वहाँ के वाटर का जो सॉल्ट लेवल है वो ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? इस पर ज़्यादा अपलिफ्ट फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल इस पर ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो आपका ये जो सी होगा, या जो आपका शिप होगा, शिप, ये शिप पानी में कम डूबेगा। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि जो रिवर है, रिवर में जब ये शिप होगा तो ज़्यादा डूबा हुआ होगा, और जब ये वहाँ से चलकर समंदर में आ जाएगा तो ये थोड़ा अब उस लेवल से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इट इज़ अपलिफ्टेड, ये ऊपर उठ जाएगा। रीज़न पता चल गया ना? एक बार समराइज कर दूं। ये ऊपर इसलिए उड़ जाएगा क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसमें सॉल्ट ज़्यादा है। सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपलिफ्टिंग फोर्स, शूट कम्स डाउन स्लोली वाइल द स्टोन थ्रोन
फ्रॉम द सेम फॉल रैपिडली बिकॉज, मतलब जो पैरासूट है असमान रूप से आसमान से वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, लेकिन यदि हम उसी हाइट से कोई एक पत्थर है, अगर हम इस पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकें तो ये पत्थर तुरंत ज़मीन पे पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए एक अलग स्लाइड हम लोग लेते हैं। ये रही अलग स्लाइड। देखो, जैसे ये कोई एक जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, ये एक जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसने क्या की, छलांग लगा दी, इसने छलांग लगा दी। यहाँ से ही हमने एक आदमी को पैराशूट के थ्रू भेजा, पैराशूट रहा ये, ठीक है। यहाँ से ये आदमी आया पैराशूट के थ्रू, और यहाँ से ही हमने एक पत्थर फेंक दिया। अच्छा, पत्थर फेंका और ये भी नीचे ज़मीन पर गिर रहा है और पैराशूट भी नीचे ज़मीन पर गिर रहा है। अच्छा देखो, ये जो पैराशूट है इसका आयतन बहुत ज़्यादा है, पृष्ठ, या हम ये कहें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अब ये जो आपका क्या है ना, ये पैराशूट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नीचे वायु पर, वायु की लेयर्स कुछ ऐसी होंगी, वायु की लेयर पर ये क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जो वायु है, वायु भी इस पे एक प्रतिरोध बल लगाएगी, है ना। ये एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स वायु इस पे लगाएगी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगी, जो एयर है वो रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जो पैराशूट है वो एयर पे एक्शन का फोर्स लगाएगा। रिएक्शन फोर्स लगेगा तो रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसकी सरफेस पे लगेगा। सरफेस जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं है। रिएक्शन फोर्स का मतलब है कि हवा क्या करेगी, प्रतिरोध लगाएगी। प्रतिरोध किस पे लगाएगी, प्रतिरोध लगाएगी किस पे, जो पैराशूट का पूरा क्षेत्रफल है उस पे। अब पैराशूट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध लगेगा ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा लगने की वजह से ये पैराशूट नीचे आराम धीरे धीरे से आएगा। लेकिन ये जो पत्थर है, पत्थर पे, पत्थर भी क्या करेगा, एक्शन फोर्स लगाएगा, जो वायु की जो परतें हैं, और इस पे रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। रिएक्शन फोर्स लगेगा लेकिन वो कम लगेगा। कम क्यों लगेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है ना, इसका एरिया बहुत कम है। एरिया बहुत कम होने की वजह से इसमें कम प्रतिरोध लगेगा, और कम प्रतिरोध लगने की वजह से ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, और जो पैराशूट है ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसकी हार्ड लैंडिंग होगी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है। तो इस टाइप से पैराशूट आराम से नीचे ज़मीन पे उतरता है, और जो एक स्टोन होता है, स्टोन तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी व्हाइल इट सिंक इन वाटर। ठीक है ना। बोल रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो कोई भी जो पदार्थ है, ये एक पानी मैंने लिया, कोई भी जो पदार्थ है वो पानी में कब डूबता है, जब उसकी, उसका जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है ना। ये जो पदार्थ की डेंसिटी इज लेस देन वाटर, वाटर की डेंसिटी से कम है, तो इस कंडीशन में इसका घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज़्यादा है, इसीलिए ये डूब जाएगा इस पूरे पानी की टैंक में। लेकिन यदि क्या हो, लेकिन अगर जो है ये जो पदार्थ है इसका घनत्व ज़्यादा हो और पानी का घनत्व, इसका घनत्व कम हो, ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डूब जाएगा, है कि नहीं। अगर इसका घनत्व कम हो और पानी का घनत्व ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ये फ्लोट करेगा। चलो कुछ कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है ना। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक पानी की बोतल है, ये एक टुकड़ा है पत्थर का। अब पत्थर या किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ पानी में डूबता कब है, जब उसकी डेंसिटी हो जाती है ज़्यादा। जब उसकी डेंसिटी, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया था, जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो उस पानी में डूब जाएगा। और अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो ऑब्वियसली ये सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, क्योंकि तैरेगी, कब तैरेगी, जब लोहे की कील की डेंसिटी पारे की डेंसिटी की अपेक्षा क्या होगी, ज़्यादा या कम, ज़्यादा होगी भाई, ज़्यादा होगी तब तो डूब जाएगी। यानी जो आयरन की जो डेंसिटी है वो पारे की डेंसिटी की अपेक्षा कम है, और जब कम है तो इसीलिए वो तैरेगी। जबकि हम वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी बहुत कम है और आयरन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए आयरन डूब जाता है, सिंक कर जाता है वाटर में। आ गया समझ में? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन देखो,
लोहे का वजन पानी से ज़्यादा है, मरकरी से कम है? नहीं, ऐसा ये वाला कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं है। और आयरन इनएक्टिव मेटल है? इनएक्टिव तो नहीं है, एक्टिव मेटल है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। और इसमें क्या लगता है, इसमें इसके साथ ही इसमें जंक भी लगता है। जंक किस पे लगता है? एक्टिव मेटल्स पे। सोने पे थोड़ी ना जंक लगता है, वो तो इनएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे देखो, जो लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है और मरकरी से इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बोलोमीटर एक टाइप का डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस बोलोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे पायरोमीटर होता है, उसी टाइप का एक बोलोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या माप लेते हैं, उसका टेम्परेचर माप लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूसेक। क्यूसेक इज यूज टू मेजर। क्यूसेक का क्या प्रयोग है? क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है जल की शुद्धता? नहीं, गलत हो आप लोग। क्वालिटी ऑफ वाटर? नहीं। और जल की मात्रा को भी मापने में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ वाटर को मापने में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक डैम है, इस डैम से हमें किसी को पानी भेजना है, तो पानी भेजने के लिए एक डेटा तो रखना पड़ेगा, कितना पानी हम यहाँ से भेज रहे हैं, है ना। तो इस वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो को मेज़र करने के लिए हमने एक यूनिट बना रखी है और उसको कहा जाता है क्यूसेक। अब क्यूसेक का मतलब कितना वाटर फ्लो होगा? क्यूसेक का मतलब ये हुआ कि एक जो क्यूसेक होगा, उस क्यूसेक में 28.37 लीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लो हो रहा होगा। ये क्यूसेक में कितना लीटर पानी फ्लो होता है? 28.37 लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर इतना लीटर पानी पर सेकंड के हिसाब से फ्लो हो रहा है, तो उस वाटर की जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कितना होगा? 1 क्यूसेक होगा, ठीक है ना। तो क्यूसेक से हम क्या करते हैं? फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन समझ में आए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे या नहीं सीखे, कमेंट करो, ठीक है। और जो भी डाउट होगा कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलते हैं दूसरे किसी अन्य टॉपिक पे। दूसरे किसी अन्य टॉपिक क्यों यार, जो फिजिक्स का ही जो टॉपिक होगा उसमें 100 बेस्ट MCQ सीरीज को हम डील कर रहे हैं, तो और MCQs के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।